चलिए आज हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्रूफ कराने की आवश्यकता तो नहीं ना है। लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि ये है x1 y1, ये B है आपका x2 y2 और C है आपका x3 y3। इसका एरिया निकालना है। ये है आपका ओरिजिन। तो इसमें आप ये सोचोगे कि BC का डिस्टेंस निकाल लें तो निकल जाएगा, AB का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकल जाएगा एंड AC का भी डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ अगर हम पता कर लें, जरा सोचें आप, तो क्या हीरोन्स फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं? ये हुआ मेथड 1। मेथड 2 क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि अच्छा एक बात बताइए, अगर बेस BC होगा तो क्या हाइट आप निकाल सकते हैं? क्योंकि हाइट जो है ये परपेंडिकुलर होगा, तो क्या ये परपेंडिकुलर का लेंथ आप निकाल सकते हैं? कैसे निकालिएगा? जब तक ये वाला पॉइंट नहीं मालूम रहेगा तब तक निकलेगा। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर जो होगा सामने वाले साइड को बाइसेक्ट कर देगा, तो उन्हें गलत लग रहा है। ऐसा होगा ही जरूरी नहीं है, ऐसा होगा ही ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है वो बाइसेक्टर और नहीं भी हो सकता है। और होगा तो जानते हो कब होगा? जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इसके अलावा अगर कोई ट्रायंगल और हो तो वो कभी नहीं होगा कि आप वर्टिसेस से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वो बाइसेक्ट कर दे। केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड जब बराबर रहेंगे, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो भी ये दोनों बराबर ही रहेंगे। उस समय एक्चुअली तीनों बराबर रहेंगे, तो दोनों को तो बराबर कह ही सकते हैं। तो जब दो साइड्स बराबर होते हैं तभी सामने वाले साइड्स पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो बाइसेक्ट करता है, अदरवाइज वो बाइसेक्ट नहीं करता है। तो इसके लिए क्या होता है ना कि या तो हीरोन्स फार्मूला से निकाल लो, या आपको क्लास 10th में प्रूफ कराया गया होगा कि ये पिक्चर याद रखिए 1 2 3, 1 से 2 के तरफ, 2 से 3 के तरफ जाना है आपको। और इसका एरिया हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में जैसे पहले x लगाइए, दोनों में y लगाइए, यहाँ x लगाइए और दोनों में क्या लगा दीजिए y। तो x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस लिखिए। x1 के बाद एक शिफ्ट करिए x का, यहाँ x लगा दीजिए और यहाँ शिफ्ट में y लगा दीजिए, तो x2 हो गया। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x2 के बाद y3 माइनस y1, फिर प्लस, फिर क्या लगा दीजिए? प्लस, फिर एक और शिफ्ट करिए, यहाँ x कर दीजिए, यहाँ y है, यहाँ y कर दीजिए, एक और शिफ्ट कर दीजिए, तो x3 हुआ। बचा क्या? y1 माइनस y2। इस ऑर्डर को आप याद रखें, इसमें मॉड लगाए रखें, इसमें मॉड लगा दें क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। इसमें मॉड लगा दें, आंसर आ जाएगा। अब एक और बहुत मैजिक वाला बात बताते हैं कि क्यों एरिया जब निगेटिव होता नहीं है तो ये फार्मूला से जब हम निकालते हैं तो एरिया निगेटिव आ क्यों जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एरिया जो है वो निगेटिव आता है, तो आप कहते हो कि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसमें प्लस कर देते हो, कहते हो मॉड लगा देंगे क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है। तो ये बंदा आता क्यों है? एरिया जब निगेटिव होता ही नहीं है तो आता क्यों है? इसका क्या लॉजिक है, कोई बता सकता है हमें?
कोऑर्डिनेट के चलते क्या उसका क्या कोऑर्डिनेट तो हमेशा दिया रहेगा। कोऑर्डिनेट निगेटिव ही हो सकता है, तो कैलकुलेशन में वो सब वैसे कैलकुलेशन आ जाए तो सब निगेटिव आ सकता है। नहीं, ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। कैलकुलेशन कुछ भी हो, एरिया निगेटिव नहीं आना चाहिए। कैलकुलेशन भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि एरिया पॉजिटिव है, क्योंकि हम तो एरिया निकाल रहे हैं, तो निगेटिव क्यों आता है। कुछ भी मत बोलो। और कोई जानता है इसका रीज़न या हम बताएं? नहीं 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 बाबू, ये गड़बड़ बात बोल रही है। सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। अगर कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं रहेगा तब तो एरिया बढ़ेगा घटेगा ना। ये ऊपर चला गया, ये लेफ्ट आ गया, ये राइट हो गया, तो ट्रायंगल जब बनाओगे तो वो घटेगा बढ़ेगा एरिया। एरिया तो फिक्स होना चाहिए एक ट्रायंगल का। और कोऑर्डिनेट के हिसाब से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। और बताइए। हम बताएं? हम लोग मैथमेटिक्स में चाहे फिजिक्स में सारा वर्क एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कैसे करते हैं? होता क्या है, जब हम फिगर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, तो ये क्लॉकवाइज भी हो जाता है। और जैसे ही आप क्लॉकवाइज यूज करोगे तो निगेटिव आ जाएगा एरिया। एंटी क्लॉकवाइज यूज करोगे, चाहे आप कितना भी कोऑर्डिनेट को निगेटिव लिखो, बस एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमे हुए हो तो एरिया पॉजिटिव आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि क्यों एरिया निगेटिव आता है। इसको मिटा सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं 1,1, x में 1 y में 1 हुआ मान लीजिए, फिर x में 2 लिए, y में 3 ले लिए, तो 2 3 कहीं यहाँ होगा, होगा ना। चलिए एक और करीब करिए, चलिए ये 1 हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे है ना, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ले लेते हैं। अब x में 1,1 यहाँ होगा ना, 1,1। ये पॉइंट का नाम क्या होगा जरा बताइएगा? 3,2 होगा। और आप बताइए x पॉइंट का नाम क्या होगा? 2,4 होगा। अब जरा आप हमें बताएं कि इसमें अगर आप इसको बोले x1 y1, इसको बोले आप x2 y2 और इसको बोले आप x3 y3, क्योंकि हम किसी को x1 y1 x2 y2 बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं इसी को x1 y1 बोलो। तो अगर ऐसे किए तो एक्चुअली हम x1 के तरफ से किधर जा रहे हैं? x2 के तरफ। x1 से घूमने जब जा रहे हैं x3 पे, तो बीच में जो x2 आ रहा है उसके लिए हम किधर की तरफ जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। तो अगर आप इस हिसाब से एरिया निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, घड़ी तो ऐसे ही चलती है ना। तो अभी एरिया आप निकाल के देखिए, 100% एरिया निगेटिव आएगा, जबकि सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। जरा बताइए आप हमें x1 का वैल्यू क्या है? चलिए इसमें रखिए, डायरेक्ट रखिए ना, मॉड मत लगाइए। x1 का वैल्यू क्या है? 2 है। x1 का वैल्यू 2 है। अब y2 का वैल्यू बताइए आप। वो भी 2 है। माइनस y3 का वैल्यू बताइए आप। प्लस
x2 का वैल्यू बताइए आप, y3 का वैल्यू बताइए, y1 का वैल्यू बताइए, x3 का वैल्यू बताइए, y1 का वैल्यू बताइए, y2 का वैल्यू बताइए। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, 1/2 इंटू ये हुआ कितना, 2 हुआ, ये कितना हुआ जरा बताइए, ये कितना हुआ। आप देखिए 1/2 इंटू कितना आया, 2 2 4 -5 आया। हमने बोला था एरिया निगेटिव आएगा। अब जरा इसी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको जो है हम x2 y2 मान लेते हैं, और इसको जो है हम x3 y3 मान लेते हैं। तो जब हम x1 से लेके x3 की ओर जा रहे हैं भाया x2, तो अब तो घूमेंगे ऐसे ना। अब पहले क्या था, ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, और ये आपका x3 y3 था। तो अब जरा इस तरह से घूम के यही एरिया को निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। 1/2 और अंडर ब्रैकेट x1 का नाम क्या लिखोगे आप, 2, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 2, फिर प्लस x2 के जगह पे आप क्या लिखोगे, 1, x3 के जगह पे आप क्या लिखोगे, सॉरी x2 के बाद y3 होता है, तो y3 के जगह पे आप 2 लिखोगे, माइनस y1 के जगह पे आप 4 लिखोगे, प्लस फिर आपका x3 होगा, तो x3 के जगह पे 3, फिर 1 लिखोगे y1, तो 4 माइनस 1। अब तुम कैलकुलेट करके देख लो, ये कितना आएगा, -2 आएगा। ये कितना आएगा, -2। ये कितना आएगा, तुम्हें क्या लग रहा है, +5/2 आया। तो अब क्या तुम्हें वास्तव में पता चला कि क्यों एरिया निगेटिव आता होगा। आप जो है नहीं जानते थे, अगर एक्चुअल फिगर नहीं बनाओगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना था कि क्लॉकवाइज घूमना था। आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 रेंडम सेलेक्ट कर रहे हो। अब रेंडम सेलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो सिलेक्शन क्लॉकवाइज हो गया हो, समझे। और जब क्लॉकवाइज हो गया होगा तो वो अपने आप निगेटिव आएगा। तो आप दिमाग में रखो ना कि भैया एरिया निगेटिव आ रहा है, उसका कारण है कि हमने गलती से सेलेक्ट कर लिया था क्लॉकवाइज। तो क्या दिक्कत है, हमको तो पता है ना कि हमने सेलेक्ट कर लिया था क्लॉकवाइज, तो उसमें मॉड लगा देंगे। बात समझ में आई। चलिए बढ़िया है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही नहीं बोलोगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये है, वो है, फला है, ढेका है, कुछ नहीं। वास्तविक रीजन ये है। दूसरा चीज, अभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम समझ गए, फार्मूला भी समझ गए, याद रखने का तरीका भी सीख लिए कि एक सर्कल बना के और लगातार 1 2 3 लिखना है और घूमना है लगातार, तो उससे एरिया निकल जाएगा। पहले x रखेंगे, y दोनों पे रखेंगे, एक शिफ्ट करके फिर x रखेंगे और दोनों पे y रखेंगे, फिर अगला x शिफ्ट करके x रखेंगे, दोनों पे y लिखेंगे। डिफरेंस माइनस वगैरह प्लस वगैरह कहाँ करते हैं वो तो पता ही है। अगर बाय द वे ट्रायंगल के जगह पे क्वाड्रिलेटरल हो जाए, ये x1 y1, ये भी ध्यान रखना कि अगर क्वाड्रिलेटरल हुआ और आप ऑर्डर का ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर गलत सलत आएगा। ट्रायंगल में तो भाई किसी तरह से घूमो ट्रायंगल बन जाता है,
लेकिन आप इसमें क्या करो कि पहले x1 y1 घूमो, फिर x2 y2 घूमो, फिर x4 y4 घूम जाओ और फिर x3 y3 घूम जाओ। तो तुम देख रहे हो कैसा फिगर बन रहा है ये, ऐसा कुछ। ये क्वाड्रिलेटरल बन पाया? अगर हम यहाँ से घूम के ऐसे जाए फिर ऐसे जाके ऐसे जाए, क्वाड्रिलेटरल बन पाया? बोलो। अरे सुनाई दे रहा है? हम बोल रहे हैं क्या ऐसा चलने से क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा? नेट स्लो है क्या मेरा? देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप ऐसे घूम गए, यहाँ से यहाँ गए, जैसे x1 y1, फिर ये x2 y2, फिर ये x3 y3, है ना, और गलती से आप इधर चले गए और फिर यहाँ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि या तो आप पूरी तरह से इधर से ऐसे घूमो या पूरी तरह से इधर से ऐसे घूमो। मतलब सीक्वेंस का ध्यान रखो कि ये वर्टिसेस के बाद यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ पे आना है, या फिर यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। कंटिन्यूअसली चलना जरूरी है। एक ड्रॉप करके जाओगे दिक्कत होगा। जैसे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ जाके यहाँ ना जाके बल्कि इधर ही आ गए, फिर वापस उधर गए, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह का अगर ट्रायंगल से बढ़ गया फिगर, क्वाड्रिलेटरल की तरह चला गया या पेंटागन की तरह चल गया, तो जो ट्रायंगल वाला फार्मूला है, कोई बच्चा कहेगा कि सर हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे कि जैसे दो ट्रायंगल बना लेंगे, एक ऐसे लाइन खींच देंगे, पहले इस एरिया को निकाल देंगे, फिर इस एरिया को निकाल देंगे और दोनों एरिया को जोड़ देंगे। ठीक है, कर दोगे, हम समझ रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा दोनों एरिया को निकाल के जोड़ने में। उससे अच्छा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है वो इस तरह से याद करो। दो फार्मूला है इसका, आंसर एक ही देगा, एरिया जो है वो बदलेगा नहीं, एरिया जो है वो बदलेगा नहीं। आपको क्या करना है, आप ये फार्मूला याद रखो, 1/2 और एक डिटर्मिनेंट बनाओ जिसमें x1 y1, फिर x1 y1 के बाद अगला मिला आपको x2 y2, तो x2 y2 डिवाइडेड बाई नहीं लिखना है, याद रहे, बस ऐसे लाइन खींच के बस, फिर जहाँ से एंड किए हो x2 y2 से वहीं से स्टार्ट करो। x2 y2 फिर अगला क्या मिलेगा, x3 y3, तो यहाँ लिख दो आप x3 y3, फिर प्लस, फिर जहाँ से एंड करो वहीं से शुरुआत, x3 y3, उसके बाद आगे बढ़ के देखो, फिर x1 y1 मिला तो वही लिख दो x1 y1। मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहीं से अंत करना है ये फार्मूला के लिए, ठीक है। और ये भी वो ट्रायंगल का एरिया वही देगा, इसमें भी मॉड लगाना जरूरी है, ये भी एरिया ही देगा। अब क्वेश्चन ये हुआ कि ये तो एक स्टाइल है लिखने का, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे? तो इसको ऑपरेट करने का तरीका देखो ऐसे, जैसे ये हो गया A B, ये C और D, तो तुमको क्या करना है, या PQ बोल दो, इसे PQ बोल दो, तो तुम्हें क्या करना है, इसके बराबर में जो रिजल्ट होता है उसको ऐसे पहले गुना करो, A गुना Q, फिर माइनस लिखो, फिर P गुना B लिखो, P गुना B लिख दो, एरिया आ जाएगा। मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑपरेट हो जाएगा। बस याद रखना, पहले सिर्फ रेफरेंस ऊपर से इधर जाना है, ये नहीं कि पहले इधर से इधर आ जाओ, नहीं, इधर से इधर जाना है, फिर इधर से इधर जाना है। यानी कि इसको जब ऑपरेट करोगे तो ऐसे खुलेगा, x1 y2 प्लस x2 y1, फिर प्लस, फिर x2 y3 और माइनस x3 y2, x3 y2, फिर प्लस, फिर x3 y1, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो प्लस x3 y1, फिर माइनस x1 y3, बस इसमें मॉड लगा दो, आंसर आ जाएगा, 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला अगर याद कर लिए, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए भी कुछ नहीं करना है। क्वाड्रिलेटरल के लिए बस क्या करना है, जरा सोचो कि अब हम क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये तो समझ ही गए होगे अब आप। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा आपका, जैसे मान लो आपका ये फिगर है,
ये x1 y1, ये x2 y2, फिर ये x3 y3, फिर ये x4 y4। तो अब क्या करना है आपको, 1/2 और डिटर्मिनेंट के अंदर पहला वर्टिसेस x1 y1, फिर दूसरा वर्टिसेस x2 y2। माने देखने की भी झंझट नहीं, डायरेक्ट आपको याद होगा पहला वर्टिसेस दिखाई देता है 2,4, 2,4, 7,8, 7,8 फटाक से। फिर हम बोले थे जहाँ से एंड किए हो अगला डिटर्मिनेंट वहीं से शुरुआत होगा, तो x2 y2, फिर x3 y3, x3 y3, फिर प्लस, फिर x3 y3, फिर x4 y4, फिर प्लस, फिर आपका x4 y4, और फिर x4 y4 के बाद आपको मिलेगा ही नहीं, पेंटागन तो है नहीं, तो एंड यहीं से करना है, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं से घूम के वापस वहीं पे ड्रॉप कर जाना है। ठीक है, तो फिर x1 y1। और याद रखना कि जब डिटर्मिनेंट जिससे शुरुआत होता है उसी से अंत होता है, x1 y1 से शुरुआत हुआ, x1 y1 से ही बंद होगा। ये एरिया निकल गया इस क्वाड्रिलेटरल का, इसमें भी डिटर्मिनेंट में मॉड लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप क्लॉकवाइज घूमे हो। अब अगर पेंटागन होता तो बस ये फिगर बनता x5 y5, तो उस समय क्या करते हैं कि यहाँ x1 y1 x4 y4 के बाद एक मिल जाता, तो या फिर x5 y5 लिख देते, फिर एक डिटर्मिनेंट और खुलता x5 y5 वाला, तो x5 y5 के बाद अब आपको फिर से x1 y1 पे आना होता, तो यहाँ से आप x1 y1 लिख देते, क्योंकि अब अगला मिलता नहीं, फिर डिटर्मिनेंट बंद, मॉड लगाना जरूरी है। तो कितना भी हो आप बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, लगातार कंटिन्यूअसली, कोई छूटना नहीं चाहिए रास्ते में, जंप करके नहीं आना है कि यहाँ से यहाँ गए और इसको छोड़ के यहाँ आ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ से यहाँ गए तो फिर यही जाना है, यहाँ नहीं जाना है, क्योंकजिस चीज़ को बंद करोगे इससे उसी का एरिया निकल के आता है। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। बोर्ड क्लियर है? हाँ, तो इस तरह से ये समझना जरूरी है कि अगर आप किसी को भी जंप करके जाओगे तो फिगर जिस तरह से आप बंद करोगे उस तरह का एरिया निकलेगा। जैसे ये किए इधर चले गए तो वो बंद हुआ ही नहीं, तो कुछ आएगा कैलकुलेशन, लेकिन वो एरियाज नहीं होगा। हाँ, फिर यहाँ से मान लो यहाँ चले गए, तो ये सब गलत सलत रिजल्ट देगा। इस फार्मूला में यही तरीका है कि आप फिगर को कंटिन्यूअसली, अगर जैसे घूम रहे हो ऐसे घूम रहे हो, तो कंटिन्यूअसली यहाँ से यहीं जाओ, यहाँ से यहीं जाओ, यहाँ से यहीं जाओ, यहाँ से यहीं जाओ, तभी होगा। और नहीं तो 3-4 ट्रेंगल में बदल लो, ये ट्रेंगल का एरिया, फिर यहाँ से ये बंद कर लो, 3 पार्ट में बांट दो, ये एरिया ये एरिया ये एरिया जोड़ दो, उससे भी हो जाएगा। जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। तो ये तो रहा कि एरियाज के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब जो है कुछ आप जो है मीडियंस सेंट्रोइड वगैरह के बारे में देखो कि सेंट्रोइड वगैरह क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो सेंट्रोइड देख लो, क्या कोई बता सकता है सेंट्रोइड कहाँ होता है, क्या होता है, किसे कहते हैं? बोलो। तुम तो कुछ भी बोलोगे ना, तुम तो कुछ भी बोलोगे, क्योंकि तुम आजाद भारत के आजाद नागरिक हो ना, तुमको कोई रोके छेक नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रेंगल। अब एक वर्ड आया है, इसे ही कहते हैं, इज कॉल्ड सेंट्रोइड, इज कॉल्ड सेंट्रोइड। पढ़ो इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रेंगल। तो वर्ड आया एक मीडियन, तो मीडियन को आई होप बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी हम लिखवा देते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नहीं भी जानते हो। लिखोगे लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड
जैसे एक ट्रेंगल है आपके पास ABC, तो एक वर्टिसेस आपने A पकड़ लिया, तो इसका अपोजिट साइड BC हुआ। बोलो। इसके मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो इससे, दिस इज कॉल्ड एक मीडियन। तो कोई भी आप ट्रेंगल ले लो किसी तरह का भी, ये ABC हुआ, A वर्टिसेस से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को पकड़ो और ज्वाइन कर दो, दिस इज मीडियन। तो इस तरह से B के सामने भी एक साइड AC हुआ, इसका भी मिड पॉइंट हुआ, इसको भी तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर AB हुआ C के सामने, तो इसका भी मिड पॉइंट हुआ, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन होगा ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई G, कैपिटल G। और G को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब अगर तुम फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे तो तुम्हें बताया जाएगा कि सेंटर ऑफ मास जो होगा इस ट्रेंगल का सेंट्रोइड पे लाई करता है। ट्रेंगल का जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब पूरा भार जो, जैसे आदमी को नहीं बोला जाता है, पूरा आदमी का जो भार है वो नाभि पे रहता है, नाभि पे पूरा भार नाभि पे रहता है, होता है, बोला जाता है। उसी तरह से सेंटर ऑफ मास को समझ सकते हो कि उस पूरे ट्रेंगल का एक वजन कहाँ निर्भर करता है पूरी तरह से, सेंटर ऑफ मास पे। ये फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कहाँ लाई करता है, ठीक है ना। तो इसे ही सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यदि हमको ट्रेंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ हो, मतलब कि तीनों ट्रेंगल का अगर वर्टिसेस हमको दिया हुआ हो, मान लो ये x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3, तो ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डायरेक्टली को फॉर्मूला पहले। सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट होगा तीनों x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट होगा। अब y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, याद रहेगा। कहाँ से आया, क्यों आया, इसको समझना चाहते हो अगर तो समझ लो। सबसे पहले ये समझो कि जो सेंट्रोइड है ना, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशियो में क्या करता है, इसे डिवाइड करता है। ये देखो, ये इक्वल है ना, ये m1 था, ये m2 था, तो यहाँ से ये जो g है वो AG और GM जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। पता है कि नहीं पता है आपको? 9th क्लास में ये बताया जाता है कि एक मीडियन दूसरे मीडियन को क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे ये भी 2:1 होगा, इधर से भी देखोगे तो ये 2:1 होगा, और इधर से देखो तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। समझ गया? बोलो, अरे समझ गए? तो ये याद रखना कि सेंट्रोइड का मीडियन एक दूसरे को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। फिर अगर ये मिड पॉइंट है तो आप लोगों को जब हम इंटरनल डिवीजन पढ़ा रहे थे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ाए नहीं थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये अगर x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है और ठीक बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये 1:1 है, मिड पॉइंट है। तो 1 का गुना x2 में करेंगे, इस 1 का गुना x1 में करेंगे तो क्या होगा, x2 और x1 ही तो होगा, डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 होगा। नहीं समझे? 1 इंटू दूर में मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, तो 1 इंटू x2,
फिर +1 इंटू x1 और बाई m प्लस n तो 1 + 1 तो x1 + x2/2 आया कि नहीं आया। y कोऑर्डिनेट का मिड मतलब m का y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालना है तो y1 + y2/2। तो उसी तरह से अगर b कोऑर्डिनेट पता है, c कोऑर्डिनेट पता है तो m1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर ये मिड पॉइंट है तो x2 + x3/2 और y2 + y3/2। अब आपको अगर ये 2 है तो 2 का AGM है जिसमें a का कोऑर्डिनेट पता है, g का कोऑर्डिनेट पता है और रेशियो पता है कि 2:1 है। तो g का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए हमको 2 का गुना किस में करना होगा, m1 में कि g में कि a में, m1 में करना होगा। तो m1 के x कोऑर्डिनेट जब निकाल रहे हैं हम g का तो x में करो तो ये x2 + x3/2 ये हुआ mx2 प्लस n है 1, इस 1 का गुना किस में होगा जी, m1 में कि g में कि a में। तो 1 इंटू x1 और बाई m + n तो 2 + 1। अब ये 2 से 2 जब कटेगा तो तुमको साफ दिख रहा है ऊपर में x1 + x2 + x3/3 दिख रहा है, तुमको साफ नहीं दिख रहा है, बोलो। अब y कोऑर्डिनेट की जब बात होगी g की तो उसी 2 का गुना हम अब m के y कोऑर्डिनेट में करेंगे, 1 का गुना a के y कोऑर्डिनेट में करेंगे। तो खुद देख लो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 2 इंटू y2 + y3/2 प्लस 1 इंटू y1 और बाई m + n। तो यहाँ से कितना हुआ, 2 से 2 कट गया, फिर आया y1 + y2 + y3/3। क्या ये बात समझ में आई। तो ये सेंट्रोइड होता है। फिर सेंट्रोइड के बाद आपका आता है इन सेंटर। क्या आता है, इन सेंटर कहाँ लाई करता है। फिर आता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर किसको कहते हैं, इन सेंटर किसको कहते हैं, ये सारे चीज अब हम लोग फिर आपका क्या बोलते हैं, हाँ एक सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, आपका सेंट्रोइड हो ही गया आपका। और आपका एक और छूट रहा है, हमको याद नहीं आ रहा है, हाँ ना बे, कोलिनियरिटी तो बहुत दूर है अभी। एक और आता है ट्रेंगल वाला में ही, अरे भाई इसको क्या बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, मतलब ये सर्कल पास करता है इससे, हाँ सरकम सेंटर, सॉरी याद नहीं आ रहा था, सरकम सेंटर बोलते हैं। तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, है ना, चाहे सरकम सेंटर होता क्या है, ये सारे वर्ड्स जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।